हाय गाइज। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए आपका बोर्ड का परीक्षा जो 2022-23 का एग्ज़ाम होने वाला है स्कूल बोर्ड का, वो कैसे होगा। गाइड पेपर ऐसे ही आने वाला है। मॉडल देख लीजिए, बिल्कुल पेपर का मॉडल यही रहने वाला है। 2022-23 देख रहे हैं। कक्षा 10 का है, विषय गणित है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। पूर्णांक 70 का रहेगा। गाइज 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र। अगर टाइम सही से देखिए तो आपको 3 घंटे 15 मिनट बहुत टाइम होता है गाइज। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम होता है। आप अब ये जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश है, खंड अ में 20 अंक हैं, तो ये सब हम आपको अभी समझाते हैं। ये देखते चलिए गाइज, ये है बोर्ड का पेपर। देखिए इसमें खंड अ, पहले खंड में जो है बताए हैं, जैसे हम 20 नंबर बहुविकल्पी आना है तो बहुविकल्पी 20 नंबर आया। खंड अ में 20 नंबर बहुविकल्पी आना है। उसमें आपको इसके लिए OMR सीट दी जाएगी गाइज। और गवर्नमेंट ने भी अभी पेपर में निकाला था कि OMR में अगर गलती हुई तो कट सकते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर आपके कटने के चांस है गाइज। तो आप अच्छे से ध्यान दे के करिएगा पेपर को सही से। यानी OMR सीट गलती नहीं होनी चाहिए। OMR सीट फिल करने में आप गलत नहीं कुछ करेंगे। नाम रोल नंबर सही से सब फिल करेंगे। और रोल नंबर के आगे जो नीचे गोला होता है, जैसे आपका ये है ना, जैसे 3 4 5 आपका रोल नंबर है, फिर ऐसे गोला गोला बना रहता नीचे, तो 3 के नीचे 3 ही आप फिल करिएगा। ये नहीं कि मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ फिल कर दे, ऐसे नहीं। उसको ठीक से OMR फिल करना, एक दिन OMR फिल करना भी बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को सबको आता ही होगा। बहुविकल्पी देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी मिला। बहुविकल्पी कुल 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के, 20 अंक आपको देंगे। तो देख लीजिए पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। और फिर उसके बाद गाइस दूसरा भी है आपका बहुविकल्पी, तीसरा भी है देखिए बहुविकल्पी, और छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। चौथा भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी, पांचवा भी। तो हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे, एक सेट की सीरीज भी आपको कराएंगे। छठा देखिए बहुविकल्पी, सातवां भी बहुविकल्पी, सभी इसी तरह गाइस कुल मिला के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन में बहुविकल्पी आएंगे। कितने? 20 तक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आने हैं। 1 से 20 तक क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आने हैं। 1 से 20 तक आपके बहुविकल्पी आने हैं। तो गाइस जैसे हमारी वो ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज चल रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति की सीरीज अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। आज हम सोचे कि बच्चों को थोड़ा सा बोर्ड पेपर में, परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन का मॉडल पेपर आएगा, कैसे पेपर आएगा, तो वो हम दिखा दें आपको। तो गाइज 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी बहुविकल्पी रहेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर रहेगा। खंड ब से आपका देखो 2-2 नंबर वाला आ जाएगा। खंड ब से 2-2 नंबर वाला आ जाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव आपको दिखाए हैं ना, कोशिश करिए ये 20 में 20 आप आए। 20 में 20 यहाँ से तो कटना ही नहीं चाहिए। और आपके स्कूल से 30 मिल जाएगा तो 30 20 50 तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है। तो 2 नंबर वालों में भी कुछ हद तक लगभग थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाना होता है 1 नंबर वाले से। फिर उसके बाद आप ये देखिए 2 नंबर वाले, फिर आ जाइए थोड़ा सा खंड स में। क्वेश्चन आपको खंड स में बड़े मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खंड ब, उसके बाद खंड स से। खंड स से आपको बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट के क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं, जो 6-6 नंबर का है। आप लोग बहुत लोग पेपर भी देखे होंगे। 6-6 नंबर वाले में एक चीज़ आप गौर करिए, 6-6 नंबर वाले में जो सवाल आते हैं, चाहे जो सवाल उसमें एक ठो ऊंचाई दूरी का सवाल रहेगा ही रहेगा। देखिएगा 6 नंबर में आया है, एक सवाल ऊंचाई दूरी का रहने ही वाला है। तो ऊंचाई दूरी की हम सीरीज चलाएंगे। ऊंचाई दूरी पूरा आपके जो NCERT बुक में जितने क्वेश्चन है वो पूरा करा देंगे। 4-5 क्वेश्चन अपने तरफ से एक्स्ट्रा करा देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन फंसेगा नहीं। 6 नंबर आपका उधर क्लियर रहेगा। और एक रहता है आपका द्विघात समीकरण से। किससे रहता है? एक द्विघात समीकरण से रहता है। और एक मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन ऊंचाई दूरी
अगर ये आप कर लिए तो 6 नंबर वाले आपके छूटने नहीं हैं, 100% गारंटी। और ये समीकरण वाले चैप्टर आपको पढ़ना है। ये रैखिक युग्म बना के समीकरण जो दिया है तो इसको पता है, इसको भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी बारंबार तक पढ़ाएंगे सभी टॉपिक आपको अच्छे से। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 16 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो अब टाइम ज़्यादा नहीं है। जो भी हो सकेगा काफ़ी हेल्प करेंगे गाइड। हमारी सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपके कुछ ना कुछ 10% 20% तो मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो सवालें आई हैं हम देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप ऑब्जेक्टिव में देखिए शुरू में इसमें दिया है परिमेय संख्या से सवाल। परिमेय संख्या आपको पढ़ा देंगे। परिमेय वो भी नॉर्मल दिया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या का आप बताइए, आप जब अपना चैप्टर शुरू का पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे शांत दशमलव अशांत दशमलव पढ़े होंगे ना। शांत दशमलव मतलब जैसे आप लिखा है कहीं 1/2, 1/2 मतलब क्या हुआ, यानी 0.5। 0.5 कैसे, एक में 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया। तो मतलब अब इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव क्या है? जैसे लिखा है 1/3, चलो इसका मतलब 3 से भाग दीजिए एक में, तो क्या करेंगे, आप पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 तियाँ 9, फिर एक आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तियाँ 9, फिर एक ले जाएंगे, इसी तरह 3 3 करते, यानी ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको अशांत दशमलव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। तो गाइस देखिए 1/2 भी परिमेय संख्या थी, 1/3 भी परिमेय संख्या थी, लेकिन एक परिमेय संख्या का मान शांत दशमलव आ रहा है, एक का अशांत दशमलव। तो ये क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, देखिए गाइज, एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या तो पता ही होगा ना, जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके वो परिमेय संख्या है। तो 1/2 भी परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है गाइज। तो 1/2 का माना है 0.5, मतलब दशमलव शांत है, रुक गया बेचारा, शोर नहीं मचा रहा। लेकिन इस वाले दशमलव को देखिए शोर मचाते चला जा रहा, 3 3 3 3 बोलते ख़त्म ही नहीं होगा। आप रात दिन सुबह से लेके शाम तक भाग देते जाइए, ये ख़त्म नहीं होने वाला, 3 3 आता चला जाएगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, यानी ये कह रहा है अशांत होता है। क्यों भाई? हम कह देंगे ये तो कह रहा है अशांत होगा, ठीक है ये परिमेय संख्या, लेकिन ये वाली परिमेय संख्या तो कह रही नहीं हम तो शांत हैं। तो कैसे इसको एक ही बात कैसे कह सकते हैं कि नहीं अशांत है? ये कह रहा है केवल शांत है। नहीं, क्यों शांत है भाई? न ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये। देखिए कोई और इससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, देखते हैं। अब ये एक बेचारा ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त दोनों, यानी ऊपर में जो शांत लिखा था अशांत, यानी शांत और अशांत दोनों होता है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन यही टिक हो जाएगा। आप सही कर लीजिएगा, आप अपने OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 3 भर लीजिएगा, क्योंकि शांत और अशांत दोनों होते हैं ना। तो ये कह रहा है उपर्युक्त दोनों सही हैं। शांत कह रहा था नहीं मैं सही हूँ, अशांत कह रहा हूँ नहीं मैं सही हूँ। तो ये वाला ऑप्शन कह रहा है नहीं बेटा, ऊपर दोनों वाले तुम दोनों सही हो, और इनमें से कोई नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अब हम आप लोग देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। ये कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। शून्येतर परिमेय संख्या क्या है? कि मतलब जो शून्य ना हो, जो संख्या शून्य ना हो, मतलब 0 को छोड़ के। और गाइस शून्येतर परिमेय संख्या ना हो, तो शून्येतर परिमेय संख्या ना हो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या ऐसे है जो 0 नहीं है। तो मान लीजिए हम कोई संख्या ऐसी ले लिए, 2 ले लिए, क्या ले लिए? 2 ले लिए। और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको पता है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे मान लो अंडर रूट वाली संख्या है, जो जैसे मान लीजिए अंडर रूट वाली संख्या है।
तो मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट वाली संख्या एक है, अंडर रूट 2 ले लिए। क्या ले लिए? अंडर रूट 2। अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहे यक्स बराबर 0, दो रेखाएं हैं। रेखा एक है यक्स बराबर 0 और दूसरी रेखा है 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। तो गाइस इसको सॉल्व करने का ना बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चूँकि आपको OMR में फिल करना है। उसकी सॉल्विंग किसी को दिखानी नहीं है। OMR की सॉल्विंग किसी को दिखानी नहीं है, ना तो टीचर चेक करने वाला है, बस वो देखेगा आपका ऑप्शन कौन सा टिक हुआ है वही देखेगा। तो वैसे भी आपके जो जेन्युइन तरीके हैं रेखा का समीकरण सॉल्व करने का तो है ही, बाकी आप कैसे करेंगे इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से करें। जब भी दो रेखाएं दे दे और बिंदु दे दे, जब भी दो रेखा या एक रेखा दे दे, कह दे बताइए क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट करता है, क्या ये रेखाएं इसको प्रतिच्छेदित करती हैं, तो आप सिंपल मेथड लगाया करिए। आपको पता है ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये निर्देशांक होते हैं, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। पता है कि नहीं? कोई भी बिंदु हो उसमें पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान होगा। तो हमें क्या करना है, एक रेखा है x बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हमें सेटिस्फाई कराना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो पहली रेखा में दिया है x बराबर 0, तो हम देखेंगे कौन सा पहला मान x, यानी x वाला मान किसमें 0 है? इसमें तो 4 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें नहीं। यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। तो अब इन दोनों में लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। चलो अब x वाला मान तो क्लियर हो गया, 0 हो गया। y वाला मान हम निकालेंगे। क्या करेंगे? y वाला मान निकालेंगे। तो x के जगह 0 रख देंगे, तो 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा इस समीकरण में? देखिए गाइज, 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 3y बराबर हो जाएगा 12, यानी 3 चौक 12, y बराबर आ गया 4। गाइज y बराबर कितना आ गया? 4। y की वैल्यू 4 आ गई, -4 नहीं आई, तो ये वाला तो -4 है, ये वाला 4 है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त हो। गाइज इसमें भी कुछ दिमाग है तो एलसीएम मेथड से ये आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए आप एलसीएम मेथड नहीं पढ़े हैं तो भी आप एकदम सिंपल, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम टाइम ये हम क्रैश कोर्स टाइप आपको बता रहे हैं, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा रूल नहीं बताएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए आपको दिमाग में उस समय रूल नहीं आ रहा है तो और नए मेथड कैसे आपको जनरेट कर सकते, तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपने एलसीएम मेथड नहीं पढ़ा है तो आप क्या करिए, कह रहा है ना वह सबसे बड़ी संख्या, यानी इन्हीं में से वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8, कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं गाइज, इसमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसमें हम 70 से या 125 से भाग दें, 70 से भाग दें तो शेषफल 5 आए और 125 से भाग दें तो शेषफल 8 आए। तो गाइज ये बताइए, ऐसे पहला ऑप्शन तो 13 है, तो 13 तो इतना छोटा है कि 70 से तो हम भाग दे ही नहीं सकते, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। 65 भी 70 से छोटा है तो इसमें तो हम भाग दे ही नहीं सकते गाइज। तो ये दोनों तो ना के बराबर, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो दो संख्याएं बची, एक ठो ये बची है, एक ठो ये बची है, एक ठो ये, आप क्या करिए 70 से ये इसमें भाग दे लीजिए। अगर देखिए
70 से भाग, और 125 को तो आपको छूना भी नहीं है। आपको 70 से इसमें भाग दे के देख लीजिए, अगर शेषफल 5 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो बचाइए ऑप्शन टिक कर दीजिए। एक बार एक ठो आपको बस थोड़ा सा एक बार भाग देना है। देखिए ये तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि 70 बड़ी संख्या है और 13 छोटी संख्या, कभी भाग दिया नहीं जा सकता। दिया भी जाएगा तो शेषफल कहाँ से आएगा? 70 में 65 से भी नहीं भाग दे सकते, 70 में इससे भाग दे सकते हैं, इससे ना, 70 से इसमें भाग दे सकते हैं, इसमें, तो इसमें भाग दे लीजिए। अगर इसमें 5 शेषफल नहीं आता है तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ये वाला टिक कर दीजिए। अगर आ गया तो ये वाला टिक कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम देखते हैं। 70 से भाग दे के, 70 से भाग देंगे 875 में, 875 भाग देंगे 70 कम 70, कितना आ जाएगा? 7, एक क्या करेंगे, 5 उतार लेंगे तो क्या 2 बार ले जाएंगे। 70 दूना कितना होता है? 140, 5, 35 आ रहा है शेष। गाइज 35 आ रहा है शेष, लेकिन शेष तो हमें कितना चाहिए था? 5। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो अब बचा यही ऑप्शन सही होगा। बस बताइए कितने छोटी सी सॉल्विंग हम किए, कुछ ज़्यादा रूल लगाए ना, रूल लगाए ना, एलसीएम का रूल लगाए कुछ, जबकि ये होना चाहिए एलसीएम रूल, कुछ नहीं किए, डायरेक्ट आंसर आ गया। बस थिंक, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं ये आपको सॉल्विंग वहाँ दिखानी नहीं है, क्योंकि ये तो कॉपी में आपको सॉल्व करना ही नहीं है। कॉपी में कहीं रफ में आप सॉल्व कर लीजिएगा, और रफ में, रफ की जगह सॉल्व कर लीजिएगा और ऐसे काट दीजिएगा, और फिर उसको ओएमआर में अपना फिल कर दीजिएगा जो भी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो आपको पता है, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा। तो आप ये रूल पढ़े हो कि नहीं, आपको पता है ना, ये कुछ हम रूल होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये रूल पढ़े हो क्या कि नहीं? जब अनंत हल होंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 बराबर नहीं। ये रूल है। तीसरा क्या है? A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तब मतलब एक हल है, तब मतलब एक हल है। देखो कैसे याद करोगे, देखो ये खुला ही खुला है, यानी हल ही हल है, रास्ता ही रास्ता है। हल को मतलब कहते हैं नहीं, कोई हल निकालो भैया इस समस्या का, मतलब कोई रास्ता निकालो। देखो ये भी खुला है, ये भी खुला है, तो रास्ता ही रास्ता है। जब कोई हल ना हो ना, जब अनंत हल हो दो समीकरण के, जब दो समीकरण के अनंत हल हो तो इसका मतलब रास्ता ही रास्ता है। अब जब कोई हल ना हो तो नहीं, जब कोई हल ना हो तो ये वाला, कि मतलब यहाँ से चले गए आगे फंसी जाओगे, यहाँ से तो चले गए तुम, वहाँ आगे जाने का कोई हल नहीं है। ठीक है, एक हल है, कह रहा है कि अगर इससे कहीं से हम पार कर जाएं तो आगे एक रास्ता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत लड़कों को याद नहीं होता, तो ये कुछ ट्रिक लगा के अपने तरह से भी आप ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी ट्रिक आप याद करें। भाई हमें इस तरह से याद हो गया तो हम इस तरह बना लिए ट्रिक, कुछ अपने से भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, समीकरण है, ये समीकरण और ये समीकरण का कोई भी हल नहीं है, क्या कोई भी हल नहीं है, तो ए का मान निकालिए। तो आपको पता है कौन सा, यही वाला फार्मूला। कोई भी हल नहीं है तो ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। तो आप लगाइए, आपको इस समीकरण से तुलना कर दीजिए, ax+by+c से, ax+by+c से तुलना कर दीजिए, तुलना तो कर ही लेंगे ना। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, यानी a1 का मान आ जाएगा कितना? 2। a1 का मान कितना आ जाएगा? a1 का मान क्या आ जाएगा समीकरण से? 2। a1 का मान आ जाएगा 2, और b1 का मान कितना आ जाएगा समीकरण से? 3, और a2 का मान कितना आ जाएगा? a2 का मान आ जाएगा a, और
B2 का मान आ जाएगा -5, B2 का मान आ जाएगा -5। तो निकाल दीजिए। बोला है ना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2, यही लगेगा। तो A1 मतलब 2, A2 मतलब A बराबर B1 मतलब 3/B2 मतलब -5 हो जाएगा। तो हमें A की वैल्यू चाहिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमें A की वैल्यू चाहिए तो A को यहाँ ला लें, A को यहाँ ला लें, ठीक है। तो ये सब इधर भेज देंगे तो 5 दूनी 10, -10/3 आ जाएगा। A की वैल्यू कितना आ जाएगी, -10/3। तो टिक कर दीजिए, -10/3 कोई ऑप्शन है, ये है कि ये है कि ये है, ये वाला है -10/3, है ना आसान, बहुत आसान है गाइज। चलो अब देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ये थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़े रहोगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। कह रहा है द्विघात समीकरण के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। ये द्विघात समीकरण है, क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो आप बताइए कि इसमें से क्या सही है। तो कह रहा है पहला, दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो गाइस ये तो हमें विविक्तर निकालने के लिए कह रहा है। तो गाइस आपको पता है विविक्तर D बराबर होता है B² - 4AC। विविक्तर का फार्मूला पता है कि नहीं आपको, D बराबर होता है B² - 4AC। तो ठीक है, समीकरण से हम निकाल लेते हैं B² - 4AC। तो B² मतलब क्या होगा, यानी B तो यहाँ -4 है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4AC, -4 इंटू A का मतलब 2 है, C का मतलब 3 है। तो आप सॉल्व करिए इसके आगे, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 3 24, 16 - 24, 16 - 24, तो मतलब क्या हुआ, -8 आ गया। कितना आ गया गाइस, -8 आ गया। तो पहला वाला कह रहा दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, तो सही बात है, -8 जीरो से भी तो कम है भाई। माइनस वाली जो संख्या होती हैं वो जीरो से तो कम होती ही है ना, तो यही वाला सही हो जाएगा। हो गया, और कुछ देखना ही नहीं है। चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कथन टाइप है, कथन टाइप है। क्या है ये, कथन टाइप था। इसके एक से अधिक ऑप्शन होंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये कथन बताया है, यहाँ पे टिक करना है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कथन टाइप है, इसके एक से अधिक से। तो दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, ठीक है, शून्य से तो कम है, एक ऑप्शन ये सही होगा। ये कह रहा समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, बिल्कुल, जब अगर माइनस में कोई संख्या आ जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता, तो ये भी सही हो गया। समीकरण का विविक्तर शून्य है, शून्य तो हो ही नहीं सकता, शून्य तो है ही नहीं, हम तो -8 निकाले हैं, तो शून्य नहीं है। और समीकरण मूल वास्तविक, वास्तविक कब होता है, जब शून्य होता है। वास्तविक कब होता है, जब व्युत्कर का मान शून्य, ये दोनों नहीं हो सकते, यानी ए और बी ऑप्शन दो सही है, ए और बी ऑप्शन सही है। इसमें आप देखिए, इसमें देखिए तो क्या करेंगे, ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी सही है। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। यानी एक आयत है कोई जिसका नाम है क्या, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी, ए ओ बी सी। अब देखिए पहला वाला पॉइंट है 0.3, 0,3, पहला क्या है, पहला निर्देशांक है 0,3।
दूसरा निर्देशांक क्या है आपका 0,3। तीसरा निर्देशांक क्या है 5,0। तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। गाइस 3 शीर्ष दे के विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण मतलब पता है, ये पूछ रहा है आपसे, ये विकर्ण पूछ रहा है गाइज। तो आप बताइए बड़े आसानी से, अगर आप इसका यूज ना भी करें तो भी लगा सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला तो पता ही होगा ना, यानी ये बिंदु और ये बिंदु की जो बीच की दूरी होगी वही तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या होता है आप पढ़े होंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहला पॉइंट ये x1 मान लीजिए, ये y1 मान लीजिए, और ये आपका हो जाएगा x2, ये y2। तो रखिए x1 की जगह रखेंगे 0 माइनस x2 की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या रखेंगे 3 और माइनस y2 की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट मतलब 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 9 34 अंडर रूट 34। यानी गाइज हम तो पूरे पेपर में ही सॉल्व कर दिया। आप पेपर में मत सॉल्व करना, पेपर में सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि पेपर तो आपको मिलेगा, लेकिन आप पेपर में मत करना वहाँ, क्योंकि बोर्ड में रिस्ट्रिक्शन होती है, मना होता है पेपर में सॉल्व मत करना, नहीं रिस्ट्रिकेट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में रफ की जगह मिलेगी, रफ मतलब रफ करके और से काट देना, फिर वहाँ पे टिक करना उसमें OMR शीट में। तो अंडर रूट 4 पेपर में भूले से मत करना कि सर ऐसे पेपर में कर रहे तो मैं भी कर लूँ। पेपर ना करना, नहीं रिस्ट्रिकेट हो जाओगे, तुरंत बैच पकड़ेगी तो रिस्ट्रिकेट कर देगी। तो अंडर रूट 34 है क्या कोई ऑप्शन इसमें? हाँ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो अब देखिए ये आपका समीकरण है x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से क्वेश्चन दे समीकरण का मूल इतना है तो मतलब मूल का मतलब क्या होता है, जो भी द्विघात समीकरण होता है मूल मतलब होता है इसी समीकरण में x का मान, इसी समीकरण में x का मान, क्या मान। तो x² है तो इसका मतलब समीकरण के दो मान होंगे, x के दो मान होंगे, एक मान ये है। तो जब ये मान है x का 1/2 तो हम x की जगह इसको रख भी सकते हैं। तो k का मान पूछा है, तो गाइज समीकरण है आपका x² प्लस kx - 5/4 बराबर 0। तो हमें k का मान निकालना है, तो एक मूल कह रहा है ना इस समीकरण का 1/2 हो, यानी x का मान हम रख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस k × 2 - 5/4 बराबर 0। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2k और माइनस 5/4 बराबर 0। तो गाइज इधर देखेंगे हम 2k यहीं रहने दो, ये सब उधर भेज देंगे, 5/4 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस था, और 1/4 उधर जाएगा माइनस में। तो गाइज 2k 5/4 में से 1/4 निकल जाएगा, बचेगा 3/4, कितना 3/4 बचेगा। तो हमें तो k की वैल्यू चाहिए ना, तो k बराबर 2 इधर चला जाएगा, 3/4 दूनी 8, 3 गाइज थोड़ा सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5/4 में से 1/4 जाएगा तो यहाँ 4/4 आएगा, कितना आएगा 4/4 का मान 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो 2k बराबर 1 आ गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो गाइज इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप समरूपता तो पढ़े होंगे, समरूपता चैप्टर पढ़े हैं, ये समरूपता चैप्टर से आया है। कह रहा है दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे, यानी
ए बी सी समरूप होंगे, ए बी सी मान लो ये पी क्यू आर है, समरूप होंगे पी क्यू आर के, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। गाइस बिल्कुल संगत कोण बराबर होंगे। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, बिल्कुल होंगी। यही तो रूल पढ़े हैं हम पढ़े हैं ना कि अगर दो त्रिभुज ऐसे समरूप होंगे तो कोण ए बराबर कोण पी के होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू को होगा, कोण सी बराबर आर्क होगा, और ए बी भुजा का अनुपात ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर आर पी अपान सी ए। यही तो पढ़े हैं ना कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं में ये समानुपात होता है। तो ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो उपर्युक्त दोनों सही है, उपर्युक्त दोनों सही है, ये वाला सही हो जाएगा। ये नहीं टिक करेंगे हम, ये दोनों बातें सही है तो मतलब उपर्युक्त दोनों करेंगे, कोई एक ही टिक। ठीक है, जब ये भी सही ये भी सही है तो ये वाला आंसर जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, उपर्युक्त दोनों। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज, गाइज मिक्स क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही हम आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है स्कूल का, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज आपको कराते रहें और देखे रहिए कुछ ना कुछ नया ढंग सॉल्विंग का तरीका नया, और क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, कैसे रूल से बच के या कैसे फालतू चीज़ों से बच के कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब आप अच्छे से देखिए। कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको कुछ ऐसे रूल नहीं आ रहे तो और भी तरीके हैं सॉल्व करने के आसानी से। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया, आपको दिखाना नहीं है फिर कह रहे हैं कि सॉल्व करके दिखाना है, आपको वहाँ पे टिक करके आना है 20 नंबर वाले में। ठीक, तो यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी 90 है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, सी पे 90 डिग्री है। कहाँ पे है, सी पे 90 डिग्री, यानी यहाँ जो सी है ये 90 डिग्री है। तो यानी ए यहाँ मान लें, बी यहाँ मान लें, या तो ए यहाँ बी यहाँ, आप कैसे भी मान सकते हो। AC बराबर 3 है, ठीक है ये 3 है, और क्या BC बराबर 4 है, कोई बात नहीं 4 है। तो C बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, C बिंदु से जाने वाली ये माध्यिका, ये है माध्यिका, ये माध्यिका। गाइज आपको पता है माध्यिका, त्रिभुज की जो माध्यिका है सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, तो 1:1, यानी माध्यिका का काम होता है जिस पे पड़ती है, जिस भुजा पे पड़ती है उसको बराबर भागों में बांटती है त्रिभुज। ठीक है, तो आप पहले तो सबसे पहले आपको AB निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AB निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, ये ट्रिपलेट भी बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में जब ये भुजा 4 होती थी, ये 3 होती थी, ये 5 आता था, आप निकाल लीजिएगा इसी से। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अभी त्रिकोणमिति की पिछली क्लास हमारी देख लीजिएगा, जो ना देखा होगा हमारे चैनल पे जाके, तो कर्ण के स्क्वायर से आप निकाल लीजिएगा, कर्ण आ जाएगा आपका 5।